आज इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं हमारे पीपीसी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपके हो सकते हैं एग्जाम में भी आ जाएं, लेकिन नहीं भी आए तो आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो कवर अप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जहां पर हमें कहा जा रहा है कि भाई व्हाट इज द पीपीसी स्लोप। पीपीसी स्लोप क्या है और वो क्या करता है, व्हाट डज इट शो, वो क्या शो करता है। तो भाई पीपीसी को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो डेफिनेशन तो वही बन जाएगी हमारी। पीपीसी क्या है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो पीपीसी इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, नंबर 1 पॉइंट। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की भाई और क्या लिखे। भाई हम बताएंगे भाई पीपीसी इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो कि हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भाई इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच वी आर ट्राइंग विद द गिवन रिसोर्सेज, जो कि हम ट्राई कर रहे होते हैं हमारे गिवन रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, अब दो गुड्स को तो हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें ट्राई क्या कर रहे हैं, चेकिंग आउट द कॉम्बिनेशन कि हम एक गुड्स को अगर ज्यादा यूज करेंगे तो दूसरे गुड्स को कितना इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया डेफिनेशन के थ्रू, उसे भी कवर अप करते हैं। कहते हैं स्लोप ऑफ पीपीसी रिफर्स टू द एमआरटी। कह रहे हैं कि जो स्लोप है पीपीसी का, जो हमारा लेफ्ट टू द राइट ये स्लोप बनता है, ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का एमआरटी है, जो कि एमआरटी का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका भी मतलब होता है कि जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं वो। ठीक है, तो it shows the amount of good y that needs to be sacrificed for producing every additional unit of good x। ये कह रहे हैं कि अगर हमें good x ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो हमें good y को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो जो डिफरेंस है जो हमें पता चलेगा, ठीक है, तो वो है हमारा एमआरटी। बेसिकली ये क्या शो करता है पीपीसी, एमआरटी, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में मेंशन भी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिखा है गेन एंड लॉस के बारे में, जो कि कैसे इस्तेमाल होगा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब हम पीपीसी ड्रॉ करना सीखेंगे एक्चुअली, कि यहाँ पे ये ड्रॉ कैसे करा जाता है पीपीसी। चलिए आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में कि भाई मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट द पीपीसी टू द लेफ्ट, डिफेंड और रिफ्यूट। कह रहे हैं कि अगर हमारे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, तो जो पीपीसी का कर्व है क्या वो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये बना है अभी हमारा राइट, अभी इस साइड, तो मैं कह रहा हूं कि बैकवर्ड शिफ्ट होकर ये बन गया अभी यहाँ पर। तो क्या ये ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई पीपीसी बनाने की कंडीशन होती है कि भाई जितने भी हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि लोगों को तो नौकरी ही नहीं मिली है, तो क्या हम लोगों से काम ले पाए? नहीं ले पाए, है ना। तो अब जो हम लोगों से काम नहीं ले पाए, तो इट मींस हम बोल सकते हैं कि हमने हमारे रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं करा। जब हमने रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं करा तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई नहीं, पीपीसी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ना तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा ना ही फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डेफिनेशन कवर अप करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, ये कहते हैं कि पीपीसी ड्रॉन एज एन assumption that the given resources are fully as well as efficiently utilized. Unemployment is a situation when resources are not fully utilized. भाई assumption ये है पीपीसी में कि रिसोर्सेज पूरी तरह इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन हमने अगर अनएम्प्लॉयमेंट बोल दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, रिसोर्सेज तो इस्तेमाल ही नहीं हुए पूरी तरह से। और इट इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट वुड मीन दैट द इकोनॉमी इज नो ऑपरेटिंग ऑन पीपीसी, यानी कि हमारी इकोनॉमी में क्या नहीं है, पीपीसी ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, बट समवेयर इनसाइड द पीपीसी वुड नॉट शिफ्ट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पीपीसी में क्या होगा, कोई भी शिफ्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। चलिए अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये कहते हैं कि भाई डिस्कस करो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम को, जो कि हमारी इकोनॉमी की है। अब वो क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमारे पास तीन तरह की हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, जिसमें कि हाँ प्रोड्यूसर क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है कि भाई उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है प्रोडक्शन में, या फिर वो उसे गुड्स बनाना है तो किसके लिए बनाना है। तो तीन तरह की है, तो यही तीन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देने हैं। अब पहली वाली कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि उसे किस तरह के गुड्स बनाने हैं, सप्लाई करने हैं मार्केट में और किस क्वांटिटी में। और दूसरे में कहा जा रहा है कि हाउ टू
प्रोड्यूस रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक, कि भाई किस टेक्निक का यूज करे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करे या फिर ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करे, तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, या फिर वो परेशान रहेगा या फिर नहीं समझ पाएगा कि उसको किसके लिए बनाना है, जो गुड्स एंड सर्विसेज उसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है मार्केट में, वो किसके लिए, सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए वो प्रोड्यूस करे, ठीक है। सो इन द होम टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूसर इज अनेबल टू डिसाइड फॉर whom he should produce the goods in the market, है ना। क्योंकि हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, एक हो गया हमारे लिए रिच और दूसरे हो गए हमारे लिए पुअर, ठीक है। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज रहेगा। सो इट फोकसेस ऑन द इशू ऑफ द इकोनॉमिक इक्वालिटी। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम पढ़ रहे हैं तीन तरह की प्रॉब्लम के बारे में, और इन तीनों की जो सॉल्यूशन भी है वो क्या है, किसी एक इकोनॉमी को फॉलो करना, किसी एक टाइप की इकोनॉमी, जो कि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि मार्केट इकोनॉमी हो सकता है ना, कंट्रोल्ड इकोनॉमी हो सकता है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी हो सकता है ना। तो हमारे जो इंडिया में होती है वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम करने वाले हैं पीपीसी को कैसे ड्रॉ करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। चलिए अभी आ गए हम पीपीसी के वाले पोर्शन पे, जहां पे हम सीखेंगे पीपीसी ड्रॉ कैसे होगा। लेकिन पीपीसी ड्रॉ करने से पहले हम एक कंडीशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है, वो क्या है उसे हम फटाफट से पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है वहां पे वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मेंशन है एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस टू गुड्स wheat and cloth. The following table summarizes its production possibility. Calculate the marginal opportunity cost of the producing more cloth in the place of the wheat at various combination. What does it indicate? Draw the production possibility curve. What is the shape of the curve? ये कह रहे हैं कि भाई हमें बताइए कि आपको पीपीसी कैसे बनेगा वो बताना है, और हमारे पास एक कंडीशंस दे रखी है जहां पे इकोनॉमी में हम दो तरह के गुड्स बना रहे हैं, है ना। हम व्हीट को ग्रो कर रहे हैं और क्लॉथ को भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम दोनों के कॉम्बिनेशंस को चेक कर रहे हैं। तो दोनों में क्या है, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आएगा, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा अभी कि कैसे निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं हमें पीपीसी भी ड्रॉ करके बताओ और उसे प्रॉपर सिस्टमेटिकली ड्रॉ करके बताओ। तो अभी हम पूरा वो करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें पता चल गया हम यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्शन करेंगे, एक करेंगे व्हीट का और एक करेंगे क्लॉथ का, और हमें क्या निकालना है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आ जाते हैं हम फटाफट से क्वेश्चन वाले पार्ट पे। अभी आ गए हम हमारे क्वेश्चन वाले पार्ट पर, जहां पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है, एक फॉर्मूला मेंशन है। फॉर्मूला है हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो क्या है, डेल्टा व्हीट। डेल्टा व्हीट मतलब जो हमें दे रखा था पहला ऑप्शन, यहाँ पे हम क्या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने उसे ले लिया डेल्टा व्हीट। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब वो चेंज कैसे फाइंड आउट करना है अभी मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। इसके बाद डेल्टा व्हीट अपॉन डेल्टा क्लॉथ, ठीक है। यानी कि हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास जो व्हीट की प्रोडक्शन है, पहले हम 100% कर रहे थे, फिर हम उसे 90% करने लगे, मतलब केजीज में है मेंशन। पहले हम 100% प्रोडक्शन कर रहे थे, 100 केजी आई मीन, फिर 90 केजी कर रहे थे, फिर 70 केजी प्रोडक्शन करने लगे, फिर 40। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जो लॉस हो रहा है उसे हम क्या करते हैं, हम अपने डेल्टा यानी कि हम उसे ऊपर रखते हैं, ठीक है, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अभी हमारे पास क्या करना है, अभी दूसरे को कंपेयर करते हैं। दूसरे में क्या हो रहा है, पहले हम इसकी प्रोडक्शन 0 कर रहे थे, फिर 25 करने लगे, फिर इसमें और बढ़ गया, फिर इसमें और ये बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। जब प्रोडक्शन में गेन हो रहा है तो हमने इसे डिनोमिनेटर में रख लिया। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने डेल्टा क्लॉथ गेन ऑफ आउटपुट। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे लिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो जो भी हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, उसे हम रखते हैं, जिसमें भी हमें लॉस हो रहा होता है उसे हम रखते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो नॉर्मली आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं भाई, वाई में हमें क्या करना है, जो लॉस ऑफ आउटपुट है यानी जिसमें भी लॉस हो रहा होगा वो रखेंगे, और एक्स में रखेंगे जिसमें कि हमें गेन हो रहा होगा, ठीक। अभी हमें क्या करना है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फटाफट से उसको भी फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। मैं आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया। अभी हम क्या करते हैं, यहां पर इस फॉर्मूले को यहां पर लिख लेते हैं। सो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब मैंने बताया चेंज, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहां पे हमें क्या करना है,
अभी हमें वैल्यूज को रखना है, तो बेसिकली जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो क्या रहने वाली है, 0 ही रहने वाली है। लेकिन अब दूसरे पे आ जाते हैं। सो डेल्टा वाई में क्या हुआ कि कितना चेंज है, ये हमारे लिए वाई का काम कर रहा है, ये हमारे लिए एक्स का काम कर रहा है, ठीक है। सो डेल्टा वाई में देखा पहले कितना चेंज आया, पहले 100 प्रोडक्शन कर रहे थे 100 kg का, अब 90 कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आया। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 10 kg का डिफरेंस आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 डिवाइड बाय, इसी तरह यहाँ पे कितना चेंज आया, यहाँ पे आया 0 to 25, ठीक है। तो यहाँ पे आया 0 to 25 का डिफरेंस, तो जो डिफरेंस है उसको लिख देंगे अब डिनोमिनेटर में, है ना। तो हमें यहाँ पे कितना लॉस हुआ, लॉस को लिखेंगे 10, यहाँ पे कितना गेन हुआ, यहाँ पे हुआ 25, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.4, ठीक। इसी तरह से अब हम फिर से करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि 90 से 70 के बीच में हमें कितना लॉस हुआ है, हमें लॉस हुआ है 20 का, ठीक है, 20 का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। अब यहाँ पे कितना गेन हो रहा है, फिर 20 से 50 पे आ गए, 25 से 50 पे आ गए, तो कितने का गेन हुआ है, 25 का गेन हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 20 डिवाइड बाय 25, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8। तो हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.4, 0.8। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास और भी आंसर आएंगे, जैसे कि 70 से 40 में कितना डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर 30 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे आप बोलोगे कि फिर से 25 का गेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉस डिवाइड बाय क्या करेंगे, गेन करते हैं। लॉस डिवाइड बाय गेन का फॉर्मूला में बस याद रखना है, ठीक है। तो अभी हमने इसको कर लिया, अब इसके बाद क्या आएगा, 1.2 आ गया। 40 को हम क्या कर रहे हैं, 40 और 10 में कितना डिफरेंस है, ये हमारे पास 30 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास 10 का गेन है, तो लॉस डिवाइड बाय गेन, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 3। इसके बाद कितना आएगा, 10 0 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे यहाँ पे, तो यानी कि लॉस हुआ 10 का, गेन हुआ 2 का, तो यहाँ पे करेंगे 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू आएगा 5। तो हमारे पास जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितना है, 0, 0.4, 0.8, 1.2, 3 एंड 5। तो ये चीज हमारे पास तो क्या निकल गई अभी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अभी इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, एक डायग्राम तैयार करना है, ठीक है। अब वो डायग्राम कैसे तैयार करते हैं, अब वो भी हम यहाँ पे फटाफट से सीख लेते हैं। चलो, तो हमें मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो निकालना आ ही गया कि वो कैसे निकलेगा, लेकिन अभी हमें डायग्राम प्रिपेयर करना है। डायग्राम किसके बिहाफ पे करेंगे, हम इसी के बिहाफ पे करेंगे। मैंने आपको कहा था वेट को क्या रखना है, हमें y एक्सेस पे रखना है, ठीक है, और हमें क्लॉथ को कहां रखना है, हमारे x एक्सेस पे रखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस डेटा के बिहाफ पे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं फटाफट से पीपीसी की। चलिए अभी हम क्या करते हैं, फटाफट से पीपीसी को सब बनाते हैं। पीपीसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसा बनेगा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, आपने भी सिस्टमेटिकली वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास दो चीज थी, एक था हमारे पास वीट और दूसरा इसी पे हमारे पास क्या, क्लॉथ। वीट को मैंने आपको कहा था हमें क्या करना है, वाई एक्सेस पे रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक एक्स एक्सेस की भी लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमने वाई एक्सेस की लाइन ड्रॉ कर ली, अभी हम क्या करेंगे, हमारी दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड होगी, हमारे एक्स एक्सिस से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, दोनों को हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अभी हमें करना क्या है, अभी हमारे पास जो हमारे पास डिटेल है, एक आएगा वाई एक्सिस पे और दूसरा आएगा हमारे पास एक्स एक्सिस पे, है ना। तो हमें क्या लिखना है, अब हमें थोड़े से डिटेल को मेंशन करना है। किस तरह की डिटेल को हमें मेंशन करना है, फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास नंबर हमें देखना है कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहे हैं। नंबर शुरू हो रहा है 0 से और जा रहा है कहां, 100 तक। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पे डिटेल लिखते हैं। एक है हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट जो कि हमारे लिए 0 का काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, लोएस्ट नंबर से शुरू कर रहे हैं 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 40, फिर आएगा 50, फिर 60, 70, 80, 90 और ये आ गया हमारे पास 100। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई हमें दूसरा वाला एक्स एक्सिस भी देखना है, कहां से शुरू हो रहा है। ये भी हमारे पास 0 से शुरू हो रहा है, 87 तक जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हम जो नंबरिंग करते हैं, फटाफट से हम नंबरिंग करते हैं, गैप में भी कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूस नंबर में भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नंबर में कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, then 60, 70,
80 और 90। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे डेटा को लिख लिया है। ठीक है, चलिए अभी बस हमारा एक छोटा सा काम रह गया, हमें ये करना है कि हमें मैच करना है। भाई 100 है तो उसके सामने क्या है, उसके सामने 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 100 है तो उसके सामने क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। तो 0 तो कहाँ है, ये जो इसके सामने कहीं 0 दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा है। 10 से पहले क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो यही पॉइंट हमारे लिए क्या है, 0 है। तो 10, 100 और 0, तो इसके लिए जो पॉइंट बनेगा वो एक हमारा पॉइंट यही बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे मैच करने के लिए कहते हैं 90 को 25 से मैच करो। तो 90 को 25 से मैच कराना है, यानी 25 कहाँ होगा, कुछ यहाँ पर होगा, 20 और 30 के बीच में है ना। तो अब हमें क्या करना है, बस इसको ड्रॉ करना है। हम एक लाइन यहां से ले लेंगे फटाफट से, जो कि कहां पे जाएगी हमारे पास, हमारे यहां पर। इसके बाद हमें क्या मैच करना है, 70 से 50 मैच करना है। तो 70 से 50 मैच करेंगे तो 50 तो आ गया हमारे पास यहां पर, और 70 आ गया यहां पर। तो 70 से क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं फटाफट से, जो कि कहां आएगी हमारे पास, समवेयर हियर। ठीक है, अभी हमने ये मैच कर लिया। इसके बाद हमें क्या मैच करना है, 70 50 हो गया, अभी 40 to 75 करना है। तो 40 से क्या चलते हैं, 75 पे चलते हैं। तो 75 कहां आएगा, कुछ यहां पर आएगा हमारे पास बीच में। तो 40 से यहां पर हमारे पास एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है 10 to 87। 10 to 87 आ जाएगा हमारे पास कहां पर, समवेयर हियर। ठीक है, और सॉरी 10 to 85 था, तो 85 आ जाएगा हियर, और उसके बाद आ जाएगा 0 to 87। तो ये जो लाइन जा रही है अपने आप में 0 की लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन जा रही है हमारे पास समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं हमारा लास्ट वाला पॉइंट आ जाएगा। अब बस हमें क्या करना है, हमें इस पे एक कर्व ड्रॉ करना है। कर्व कैसे ड्रॉ होगा वो भी देख लेते हैं फटाफट से। जब हम इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो एक लाइन है वो इस तरह से बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या आ गया, एक तरह का कर्व बन गया। तो ये पीपीसी बन गया। अब पीपीसी को जो हमें ड्रॉ करना था वो एक टेबल की हेल्प से ड्रॉ करना होता है। टीचर आपको दो तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं, या तो बोलेंगे भाई एक वैल्यू को अज्यूम कर लो, तो आपको क्या करना है, एक पीपीसी कर्व को ड्रॉ करना है। तो हमने पीपीसी कर्व ड्रॉ करना सीख लिया। अब अजम्पशन वैल्यू चाहो तो आप ये यूज कर सकते हो, या फिर हो सकता है आपका टीचर आपको क्वेश्चन दे दे ऑलरेडी, इस तरह का एक फॉर्मेट दे देगा टेबल बना हुआ, और कहेंगे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फाइंड आउट करो। ठीक है, और इसमें आपको क्या बताओ कि कहाँ पे गेन हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, वो भी बताओ। तो ये जो लाइन अगर डाउनवर्ड जा रही है, डाउन कोई चीज जा रही है, तो मतलब क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, और जो चीज फॉरवर्ड जाती है उसका मतलब क्या होता है, गेन होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है डाउन में जाते हुए, और फॉरवर्ड जाते हुए क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चीज डाउन आ रही है इट मींस वाई एक्सेस डाउन आ रहा है, तो उसमें लॉस हो रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे एक्स एक्सेस आगे बढ़ रहा है, तो मतलब गेन हो रहा है। तो क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, तो आपको असम्पशन खुद वैल्यू यहाँ पे अज्यूम करनी पड़ेगी, या फिर आपसे क्या कहा जाएगा कि भाई क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको फॉर्मेट या डेटा दे दिया जाएगा, उसके बिहाफ पे आपको ड्रॉ करना होगा। तो ये ऐसे हमारा पीपीसी कर्व को तैयार करा जाता है। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा हमारे पास यूटिलिटी एनालिसिस पे। चलिए फिर हम मिलते हैं वहां पे।